हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं आगे फर्दर टॉपिक के बारे में, सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। सील्स एंड सीलिंग के बारे में पहले बात करते हैं। सील आपको पता है क्या होती है? कोई भी एक टेराकोटा से बनी हुई चीज जिसके ऊपर कोई ना कोई एक मार्क हो, जैसे हड़प्पन सील की बात करें। हम पहले पेज पे जाते हैं। ये देखो, हड़प्पन सील याद है? ये कैसी शेप में दिख रही है आपको? स्क्वायर। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि हड़प्पा में सील बहुत अलग अलग वैरायटी की शेप्स की होती थी? स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर भी हो सकती है। वो अलग बात है कि हालांकि हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोले थे कि दिलमुन सिविलाइजेशन में ऐसी थी वैसी थी, लेकिन हम ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना ईशा कि बिल्कुल ही नहीं मिलती होगी सील किसी भी प्रकार के, मतलब सर्कुलर बिल्कुल कभी किसी ने बनाई नहीं होगी, सोची नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कह सकते ना हड़प्पा के अंदर, है ना? ठीक है, तो पेज नंबर 15 के ऊपर चलते हैं वापस। सील्स एंड सीलिंग, डिफरेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है सील्स एंड सीलिंग का, समझते हैं इसको। सील्स एंड सीलिंग यूज होते थे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए। इसमें ये वाली बात याद है? मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी में बताया था, वो जो बोरा जाता था बंद कर, ये देखना कि नौकरों ने बीच में तोड़ा तो नहीं है, कोई चीज सामान निकाल तो नहीं लिया, तो उसके लिए एक निशानी बनाना है ना। तो होता क्या था, मान लो अंबर, ये प्रोसेस देखना बहुत इंटरेस्टिंग है अंबर, ध्यान से देखना। ये एक ना अंबर, मान लो ये एक बोरी है, ये बोरी या पोटली है मान लो, और इसको हमने ऐसे रस्सियों से बांध दिया, ठीक है। अब रस्सी तो कोई भी खोल सकता है अंबर, है ना? तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक टेराकोटा की ऐसे करके गीली क्ले लगा दी, इसको सूखने दिया और इसके ऊपर एक इम्प्रिंट दे दिया AMBAR लिखकर, और अब ये सूख गई और इस प्रकार से ऐसी ठोस हो गई, मान लो जैसे कि नीचे फोटो में दिख रही है, ठीक है, ऐसी ठोस हो गई। और एक दो मैंने मतलब सिंबल्स बना दिए इसके ऊपर, ठीक है, मैंने कुछ ना कुछ इसके ऊपर बना दिया। अब क्या है, यहां पर रास्ते में अगर ये हल्की सी भी टूटी हुई होगी, चटकी हुई होगी, तो सामने वाले सिविलाइजेशंस में जहां जहां ये मेरा सामान जा रहा है ऐसे बोरियों में, जिनके ऊपर ये एक निशानी लगी हुई है, ठीक है, सील है, इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है या जो ड्राइंग्स बनी हुई है, इसको कहते हैं सीलिंग। तो सामने वाली पार्टी समझ जाएगी, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बता रखा होगा कि जब भी तुम ये सामान रिसीव करोगे, जो भी इनका कम्युनिकेशन चैनल होता होगा, देखो इस बारे में तो कोई बात नहीं कर सकता कि सामने वाले इजिप्शियन के फेरो को, इजिप्शियन के राजा को कैसे पता था, दिलमुन सिविलाइजेशन के राजा को कैसे पता था कि हड़प्पा के राजा को ऐसे सामान बेचना है। हालांकि राजा का कंसेप्ट होता था कि नहीं होता था, अगेन दिस इज अ डिस्प्यूटेड थिंग, लेकिन फिर भी ट्रेड, किसी ना व्यापार करना और व्यापार से सामान को रिसीव करना और इसके पीछे डिसीजन लेना, ये कोई ना कोई बंदे, ग्रुप ऑफ बंदे तो करते ही होंगे ना ईशा, पक्का अमर करते होंगे ना पक्का, ये वाला काम तो कोई ना कोई, है ना? तो मान लो कि इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स वॉज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका जो मुंह था, इट वॉज टाइड विथ रोप, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बना रखा है, ठीक है, और एक नॉट जो थी वो इस पे बहुत जोर की बांधी जाती थी। जब वो नॉट बांधी गई, जैसा ये ऑरेंज कलर से आप देख रहे हो, इस पे एक वेट क्ले लगाई जाती थी, ठीक है, इन विच वन और मोर सील्स वर प्रेस्ड। यानी कि क्या हुआ, मैंने एक वेट क्ले ली और एक दूसरा एक स्टैंप लिया, और इस स्टैंप पे लिखा हुआ है AMBAR अंबर, इसको उठाकर इस वेट क्ले पर जोर की मारा तो निशान आ जाएगा ना AMBAR। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? हम जब क्ले का पूरा टूल लाते थे अंबर बचपन के अंदर, तो ऐसे ही तो आता था, उसके ऊपर कुछ ना कुछ निशान वगैरह बनकर आते थे। पूरा हमने सब कुछ बना लिया और उसके ऊपर एक ऐसे करके थप्पा मार देते थे, तो वो चीज जो उस प्लास्टिक में बनी होती थी वो क्ले के ऊपर आ जाती थी कि नहीं आ जाती थी निशान बनकर, है ना? इससे क्या होगा, उस क्ले के ऊपर एक इंप्रेशन आ जाएगा, फिर इसको सूखने दिया जाएगा। इफ द बैग रीच्ड, अगर सामने वाली पार्टी के पास अगर बैग जा रहा है जिसमें सीलिंग इंटैक्ट है, तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ किसी ने भी टेम्परिंग नहीं करी है, छेड़छाड़ी नहीं करी है,
सीलिंग ये कन्वे करता था कि जो सेंटर की आइडेंटिटी है, एक तो वो, और दूसरा क्या सामान सुरक्षित पहुंचा हुआ है या फिर रास्ते में लौंडे लपाड़ों ने उसको कुछ ना कुछ सामान को निकाल लिया। तो फिर क्या होगा, जितने बोरियां वापस आएंगी, जितनी बोरियां वापस आएंगी सामने वाला लेने से मना कर देगा उनको जब, तो अंबर क्या करेगा, हड़प्पा में जो लोग होंगे जो कहेंगे ये बोरियां कहां से ले आए और वापस कैसे आ गई, तो जरूर सामने वाले ने मना इसलिए करा होगा क्योंकि उन्होंने देखा सीलिंग वगैरह टूटी हुई है। अब गुनेगार क्या कहता है ठाकुराइन हमेशा, रास्ते में टूट गई, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, हाथे छूट गया था। लेकिन हड़प्पा में जो भी ट्रेडिंग, जिसके मतलब ट्रेडिंग रिलेशंस जिसके हाथ में है, जो ये जिम्मेदारी ले रहा है, वो उस बंदे की अंबर तशरीफ मार लेंगे कि पक्का तुमने चोरी चकारी करी है। उसके बाद एनेग्मेटिक स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट भी अलग अलग प्रकार की होना, स्क्रिप्ट एक सिंबल होना, एक टोकन होना, ठीक है, और देयर वॉज रिटन, मतलब एक रिटन फॉर्मेट के अंदर देयर वॉज समथिंग और दी अदर विच वॉज रिटन ऑन वेरियस सील्स, जो कि एक मैसेज कन्वे करता था। हड़प्पन जो सील्स हैं इनमें पक्का सील में कुछ ना कुछ लिखा रहता था। अब क्या लिखा रहता था इसको हम नहीं जान सकते हैं, प्रोबेबली यहां पर नेम लिखा रहता होगा कि इसमें है क्या, और टाइटल ओनर का। स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं जो मोटिव, जो सिंबल जनरली एक एनिमल वगैरह जो बने रहते थे, इट कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। यानी कि उस जमाने में भी क्या हम ये कह सकते हैं, राइटर हमसे यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उस जमाने के अंदर भी कुछ ना कुछ लोग लिटरेट और इलिटरेट हुआ करते होंगे। याद है ईशा, अशोका भी ऐसे ही करवाता था ना, वो पिलर इंस्क्रिप्शन इसलिए लिखवाता था जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, जो नहीं पढ़ सकते थे, तो उसके जो ऑफिशियल थे धम्म महामत्तास वो मैसेज को स्प्रेड करते थे, बताते थे बोलकर कि क्या लिखा है ना। मोस्ट इंस्क्रिप्शन, जो ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शन था वो छोटी छोटी थी, ठीक है। सबसे बड़ी अभी तक की हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जो फाउंड करी गई है उसमें 26 निशान है, 26 साइन की। अब एक बताओ 26 साइन की कोई भी जो चीज है, क्या ये ज्यादा बड़ी है छोटी है, बताओ। अरे नहीं छोटी है, 26 यार, 26 साइन, सिर्फ साइन ईशा, मतलब पूरा का पूरा कोई पैराग्राफ थोड़ी ना लिखा हुआ है। मतलब लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन भी ना 26 साइनों की थी, इसलिए बोला जाता है कि हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जनरली शॉर्ट हुआ करती थी। सबसे बड़ी 26 लेटरों के लिए मिली है। आपको किसी से अपनी दिल की बात व्यक्त करनी है ईशा, आपके मन में किसी के लिए प्यार है, 26 शब्दों में कह दोगे क्या उसे, लेटर में, सॉरी शब्द तो छोड़ी दो। ऑल दो द, क्या कह रहे हो अंबर? ऑल दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड टू द डेट, ठीक है, आज भी हड़प्पन स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड रहती है। इट वाज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल, जहां पर हर एक जो साइन था इट कंटेन्ड अ वोवल और अ कॉन्सोनेंट। और हमने देखा था ना ईशा, याद है 6th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर कि चील का मतलब ई होता था, जूते का मतलब एफ होता था, है ना। तो वो ऐसा करके एक इंटरप्रिटेशन है बस हमारी, हम कुछ कह नहीं सकते। चाकू का मतलब जेड होता था, के होता था, हमने पढ़ा था ना ऐसा, ये चीज है। क्योंकि यहां पर बहुत सारे साइन है, पूरी हड़प्पन स्क्रिप्ट के अंदर हमें लगभग 375 से लेकर 400 अलग अलग प्रकार के साइन, कुछ ना कुछ सिंबल, कुछ ना कुछ चिड़िया, तोता, मैना, जूता, चाकू, क्या कहते हैं, कुछ एरो वगैरह, बो, ये सब चीजें मिल रखी हैं जो कि समझ में नहीं आ पाती कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या लिखा है इस पे। देखने से ऐसा लगता है इट इज अपेरेंट दैट स्क्रिप्ट जो थी वो लिखी जाती थी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। किसी किसी सील में ये हमें दिखता है, इट शोड अ वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट, यानी कि राइट साइड से जब ये लिखना स्टार्ट हो रही है तब तो बड़ी बड़ी चीजें लिखी जाएंगी, लेफ्ट साइड आते आते स्पेस क्रंच की वजह से गुचड़ मुचड़ करके छोटा छोटा लिख दिया जाता था, ठीक है। एज इफ द इनग्रेवर जो कि इनग्रेव कर रहा है उसका मकसद हमें ऐसा इंटरप्रेट होता है, देखने से ये लगता है दैट ही और शी बिगेन वर्किंग फ्रॉम राइट एंड देन रन आउट ऑफ स्पेस। तो वो कैसे भी करके बस उसमें ठूसना चाहते हैं। जैसे मतलब मान लो कि मैंने यहां पर कुछ ऐसा करके लिखना स्टार्ट करा, जैसे मान लो कि हिस्ट्री इज गेम ऑफ, अब मेरे पास स्पेस इतना सही है,
तो मैंने यहां पर लिख दिया एनालिसिस। अब ये हिस्ट्री मुझे यहां ध्यान से देखना, हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है ना, इस समझ में आ रहा है, गेम समझ में आ रहा है, ऑफ समझ में आ रहा है, लेकिन ये एनालिसिस गुचुड़ मुचुड़ करके मैंने छोटे से उसमें लिख दिया तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब समझ गए इसका मतलब क्या है, क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट का मतलब। और ये राइट टू लेफ्ट ही है ना, बताओ, राइट साइड से मैंने लिखना स्टार्ट करा, मैं लेफ्ट पर गया ना। और कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता था कि सम लाइंस आर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड सम लाइंस आर फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट, कुछ यहां से। तो इसको मैंने क्या नाम दिया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूस्ट्रोफीडर। याद है अंबर, पहले पहले डिस्कशन। वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहां पर फाउंड होते हैं जिनके ऊपर ये सीलिंग और सील्स इंप्रिंटेड होते थे, लाइक सील्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार, मतलब जार के ऊपर जो ढक्कन लगता है वो, कॉपर टैबलेट्स, टेराकोटा टैबलेट्स, मतलब ऐसे ही स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर शेप की बनी हुई चीजें, ज्वेलरी, बोन रॉड्स, कोई हड्डी वगैरह पड़ी होगी तो उसको घिस घिस के किसी ना किसी प्रकार की रॉड की शेप दे देना। रॉड मतलब क्या हो सकता है, हंटिंग वगैरह के लिए काम आती हो, भाला के तौर पर काम आती हो, या कुछ छोटी छोटी हड्डियों से पैनी पैनी कुछ नीडल्स टाइप कीले बना लेना, ठीक है, स्पिंडल वॉल बना लेना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। इवन साइन बोर्ड, ये सब चीजें हमें मिल रखी हैं, ठीक है। इन सब चीजों पे हमें राइटिंग्स मिल रखी हैं, कुछ ना कुछ बना हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, किसी ना किसी चीज की ड्राइंग है। और हो सकता है आर्कियोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं कि जो आइटम्स पेरिशेबल थे, पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, जो एक टाइम के बाद सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसकी एविडेंस हमें आज नहीं मिल सकते अंबर, उस पर भी ये लोग कुछ ना कुछ लिखते होंगे, क्योंकि लिखने के शौकीन थे। मेजोरिटी ऑफ द चीजें जो मिल रही हैं, सील्स, कॉपर टूल्स वगैरह कुछ भी मिला है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ नकाशी जरूर है। तो मतलब राइटर यहां पर ये कहना चाहता है ठकुरैन कि मतलब मान लो कि आलू भी छीलते होंगे तो उस पर भी कुछ ना कुछ लिख देते होंगे, है ना। जैसे कई कई लोग होते हैं ना अंबर, जैसे पढ़ते पढ़ते, जैसे मान लो कि ठकुरैन आप हो, तो आप जैसे मतलब मान लो पढ़ते पढ़ते थक गए तो खाली पेज के ऊपर ऐसे कुछ ना कुछ करे जा रहे हो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखे जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, यूं करके, तो वो लोग भी ऐसे कुछ ना कुछ करते होंगे, ठीक है, खाने पीने के सामानों पे, चीज़ों पर जो भी करके निशान मारते होंगे। उसके बाद वेट्स। अब एक बात बताओ, अगर ट्रेडिंग एस्पेक्ट होना है, अगर ट्रेडिंग एस्पेक्ट होना है ईशा बिस्में, तो हमें सामने वाले को जो सामान हमसे, हमें जो उससे रिसीव करना है और हमें जो उसको देना है, उसका एक प्रिसाइज वेट होना चाहिए ना, है ना, जरूरी है ना। अंबर मान लो कि हमें कम वेट का सामान मिल रहा है, उसके पास ज्यादा पहुंच रहा है, तो ये अनफेयर सी बात नहीं हो गई। तो ये जो एक्सचेंजेस थे, दे वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स, और यूजली एक स्टोन से बनाए गए होते थे जिसको हम लोग चर्ट कहते थे, और एक क्यूबिकल शेप के होते थे। इस पे किसी भी प्रकार की मार्किंग नहीं मिली है, लेकिन हमें देख लो पहले पेज के ऊपर, ये लो, कुछ मार्किंग दिख रही है इस पे, कुछ ना कुछ सिंबल क्या कुछ लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा। और ये क्यूबिकल है सारे के सारे। हरप्पन्स का जो वेट्स एंड मेजर्स का जो सिस्टम था, उससे कौन इंस्पिरेशन लेता था, कौन फॉलो करता था उसको, बिच सिविलाइजेशन, दिलमुन। इट फॉलोड हरप्पन स्टैंडर्ड, जो हरप्पन स्टैंडर्ड था। तो एक बारी आज के लेक्चर में हम जान भी लेते हैं कि हरप्पन का स्टैंडर्ड क्या था, वेट्स एंड मेजर्स का। तो देखो, सबसे कम जो डिनोमिनेशन मिली है, यानी कि अंबर सबसे कम जो चीजें मिली हैं हमें, कि कम से कम वेट या कम से कम जो छोटे से छोटा डाइस है, उसके ऊपर जो हमें मिली है। अच्छा, बाइनरी क्या होता है, जैद क्या होता है बाइनरी, मैथ्स ऑनर्स, यस, नंबर 1 से 2 हो जाना, 2 से 4 हो जाना, है ना, ऐसे ही कहेंगे ना इसको। तो देखो किस किस चीज की हमें वैल्यूज मिली है अंबर, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे करते करते ना 12,800 तक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं ईशा, बड़े से बड़े पत्थर भी, टन के टन की चीजों के वेट के भी अनुमान इनके पास होते थे कि इसका वजन कितना है। बताओ, इतने ज्यादा साइंटिफिक थे, ये कह सकते हैं अंबर। कैन यू इमेजिन, 12,800 बहुत होता है इसको तोलने के लिए। अगर ये अगर सिस्टम जानते थे, अगर मान लो इतना,
क्या हम इससे ये इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं ईशा के 12,800 किलो या फिर जो भी है यहाँ पर 12,800 की वैल्यू जानते थे कि कितना भारी है कोई भी चीज, है ना? वाइल द हायर डिनोमिनेशंस फॉलोड द डेसिमल सिस्टम। कुछ स्मॉलर वेट्स जो थे वो यूज करे जाते थे फॉर वेइंग द ज्वेलरी एंड द बीड्स। ठीक है, छोटी छोटी चीजें, जैसे आप जाते हो ना सोनार के पास, वो देखता है कि कितने ग्राम, कितने तोला, है ना, कितने किलो, क्या भी चीज है, होता है ना। उसके पास बहुत एक छोटी सी तराजू होती है, अगर आपने कभी देखा, आजकल तो चलो डिजिटल आने लग गई है, लेकिन आपने देखो कि बहुत छोटी सी प्यारी सी एक तराजू होती है, कभी देखा आपने? हाँ, मेटल स्केल पेन्स भी यूज हुए हैं। मेटल स्केल पेन्स क्या, ये कुछ भी नहीं है। याद है 6 क्लास के एनसीईआरटी जब हम कर रहे थे ईशा, तो मैंने आपको स्केल दिखाई थी हरप्पन्स की, और ये कैसी दिखती है अंबर, देख लेते हैं इसको एक बारी। देखो अंबर, जो स्केल हम यूज करते हैं ना, ये देखो, ये है वो स्केल। इनके पास भी स्केल थी, छोटी थी, छोटे वैल्यू ये मेजर कर सकते थे, जो कि उस जमाने में मतलब स्मॉलेस्ट मिलीमीटर जो मेजर करने का मतलब जो उनके पास क्राइटेरिया था ना, वो इन स्केलों पर था। ये नंबर है इनके, जैसे मतलब हमें नहीं पता है क्या कह रहे हैं, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 3 3 ऐसे करके एक लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इससे कुछ ना कुछ, जैसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं ना इसको, स्केल को क्या कहते हैं, फुट्टा, है ना, तो ये मेजर करते थे उससे। अब हड़प्पा के अंदर ये बोलना उसको कि क्या ये रूलर बेस्ड सोसाइटी थी या नहीं थी, ये वाली बात हम पूरी पूरी तरीके से कंप्लीटली ब्लैक और कंप्लीटली वाइट में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये बोलना कि रूलर नहीं था, इसके भी हमने एविडेंसेस देख लिया ना, कि सिटाडल का बनना, है ना। उसके बाद ट्रेड जो होता था, कोई तो डिसीजन लेगा ना अंबर, बताओ, कि जो उस टाइम पर कितनी बड़ी बात थी कि समुद्री रास्ते से कितनी दूर दूर सामान जा रहा है, कोई ना कोई तो डिसीजन लेगा ना, और वहां से जो सामान आएगा वो कहीं ना कहीं तो रखा जाएगा ना। ये सारे काम ईशा बताओ, ग्रुप ऑफ लोग तो नहीं कर सकते झुंड मिलाकर ये डिसीजन, है ना इसमें। और उसके अलावा हमें एक ये ना मूर्ति टाइप मिली है, एक स्ट्रक्चर, तो बिस्में वैसे तो उसको प्रीस्ट किंग कहा जाता है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि पूजा पाठ करवाता, हो सकता है यही अथॉरिटी हो, यही राजा हो, है ना। अब एंशियंट अथॉरिटी, ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को कि उनके डिसीजन ना इस बात के ऊपर कि क्या हड़प्पन सोसाइटी एक रूलर बेस्ड सोसाइटी थी, उनके डिसीजन काफी कॉम्प्लेक्स हो गए इस बात के ऊपर। ठीक है, कि हड़प्पन सोसाइटी का नेचर था कैसा। बड़े सारे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, पॉटरी, सील्स, बेड्स, ब्रिक्स, इनसे ये पता लगता है, जैसा कि आपको पता होगा, हमने एक चीज और डिस्कस करी थी, याद है, हर एक डेड बॉडी के साथ जिसको गाड़ा जाता था, सबके साथ प्रीशियस सामान नहीं मिला है, गिनी चुनी बॉडीज के साथ ही मिला है, याद है ना। तो नोटेबली ब्रिक्स, ऑल्दो एंड ऑब्वियसली दे वर नॉट प्रोड्यूस इन एनी सिंगल सेंटर, दे वर ऑफ यूनिफॉर्म रेशियो थ्रू आउट द रीजन, जम्मू से लेकर गुजरात तक। यानी कि अंबर, कितनी बड़ी बात है, सोच के देखो कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो ब्रिक्स का जो रेशियो था 4:2:2, वो हर जगह सेम मिला है, सारी 2600 साइट्स पर। अगर अंबर मुझे एक बात बताओ, लोग किसी भी जमाने के अंदर इतने अच्छे तो नहीं हो सकते हैं बिस्में, कि वो सारी की सारी अपने मन से ये वाली बात कर ले, अच्छा तुम ऐसे कर रहे हो, मैं भी ऐसे करूंगा, मैं भी ऐसे करूंगा। एक सिंगल गड़बड़ी होने का स्कोप नहीं है ठकुरैन, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ। कोई ना, जैसे जब तक किसी का डंडा ना चले तब तक पूरी क्लास डिसिप्लिन रह सकती है क्या? नहीं ना, कभी नहीं हो सकता ना। जब तक इंडिया में किसी एक प्रशासन का डंडा ना चले, तब सारे हिंदुस्तानी एक जैसा बिहेव कर सकते हैं क्या? उस जमाने में अंबर, क्या लोग क्या ज्यादा एथिकल थे? अब इसमें क्या कोई चोरी चकारी नहीं होती होगी क्या, बताओ जरा। ये सारे लोग बहुत अच्छे थे, बिल्कुल संत महात्मा जैसे लोग थे क्या? गारंटी के साथ बोला जा सकता है कभी इंसानी इंसानी नेचर के उसके अंदर कभी लालच नहीं आता होगा इस जमाने के अंदर लोगों के अंदर, वो चोरी नहीं करते होंगे? जब चोरी नहीं करते होंगे ईशा, तो एक बात बताओ, फिर सील और सीलिंग का डर किस बात का है? सोच रहे हो अंबर एनालिसिस इस बात की, है ना। तो देखो, क्या बिना किसी एक सेंट्रलाइज लीडर के, जो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होगा,
2600 साइड में एक सेम रेशियो की, सेम हाइट की, सेम शेप की, सेम एजेस की ब्रिक्स मिलना हर एक साइड पर, ये पॉसिबिलिटी है क्या? तो ईशा, जब भी रीजन देना हो ना, जैसे कि ये चीजें मिली है, वो चीजें मिली, लेकिन ये जो ब्रिक्स वाली बात है, ये सबसे ठोस बात है ना? जैसे एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी एक नारा दे दें कि हर कोई अपने घर पे झंडा लगवाओ, ठीक है? क्या सारे लोग अपने घर पे झंडा लगा लेते हैं क्या उस बात से? क्या सारे लोग सेम तरीके का झंडा लगाएंगे क्या? सेम शेप का लगाएंगे क्या? उतना ही बड़ा पर्दा, उतनी ही बड़ी रॉड होगी क्या सबके घर की बालकनी में? लेकिन जब अगर सेम तरीके से अगर चीज मिल रही है, तो इसका मतलब गली गली जाकर कहलवाया है ना किसी ने, है ना? और और ये भी चीज होगी ईशा, कि प्यार से इंसान कभी भी मानता भी नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में लाने के लिए एक रूलर होता होगा इस जमाने के अंदर, है ना? तो वी हैव ऑल्सो सीन दैट सेटलमेंट जो थी, देवर स्ट्रेटेजिकली बिल्डअप इन स्पेसिफिक लोकेशन फॉर वेरियस रीजन। हमने देखा था ना कि कुछ कुछ फैक्ट्रीज, कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ चीज़ें ना एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही होती थी। जैसे लोथल जो है उसको डॉकयार्ड कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ से समुद्री रस्तों से शिप्स के भरोसे सामान ले जाना ज़्यादा आसान है। लेबर को मोबिलाइज करा जाता था ब्रिक्स बनाने के लिए, और मैसिव वॉल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, और वेरियस प्लेटफॉर्म वगैरह बनाने के लिए। मैसिव वॉल्स की कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? लोअर टाउन एंड सिटाडेल वगैरह, लोअर टाउन एंड सिटाडेल। पैलेसेस एंड किंग की बात करते हैं कि क्या ये हुआ करते थे। अगर हम लोग इस बात के ऊपर विचार करें अंबर, कि सेंटर ऑफ पावर किसके पास थी इस जमाने में, ठीक है? कौन लोग थे यहाँ पर पावर में? तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि इस चीज़ का कोई भी ना एक सिंगल झलक में आंसर नहीं दिया जा सकता। नो इमीडिएट आंसर कैन बी प्रोवाइडेड इन वन ब्रेथ। एक सांस में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। देखो, मोइंजोडारो एक ऐसी साइट थी जहां पर हमें लार्ज साइज की बिल्डिंग्स मिली हैं, ठीक है? इट वॉज लेबल्ड एज अ पैलेस। कुछ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को पैलेस कहते हैं, क्योंकि मोइंजोडारो जैसा अर्बनाइज सेंटर, इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वहाँ पर हमें जो मिली हैं, जैसे अब ग्रेट बाथ की स्ट्रक्चर की बात कर लो, तो अंबर ये हमें ऐसे एविडेंसेस हर जगह नहीं मिले हैं ना। अगर इक्वालिटी थी तो ये चीज़ें भले ही छोटी फॉर्मेट में होती, कम स्पेस में होती, लेकिन कहीं ना कहीं तो होती ना, कि नहीं होती बताओ, है ना? एक स्टोन स्टैचू भी इसके अलावा हमें मिला है, और इसको कई आर्कियोलॉजिस्ट एक नाम देते हैं, डेट ही वॉज अ प्रीस्ट किंग। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट आर फैमिलियर विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री, और वो जानते थे कि मेसोपोटामिया के अंदर प्रीस्ट किंग हुआ करते थे, और इसलिए उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन अपनी मान ली कि पैरेलल तरीके से हो सकता है इंडस के लोग भी ये चीज़ करते हो, और ये है प्रीस्ट किंग का स्ट्रक्चर। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इनके सर पे एक बैंड है, उस बैंड में एक होल है, इनकी जो बियर्ड है और जो हेयर है वो कॉम्ड है, इनकी जो शॉल है उसको कहा जाता है ड्रेपरी। ड्रेपरी का मतलब होता है शॉल, और इस पे जो पैटर्न बना हुआ है वो बना हुआ है ट्रीफॉयल पैटर्न, और यहां पर इनका है एक आर्मलेट, आर्मलेट, ठीक है? अगेन इस पे भी एक तरीके का कोई ना कोई चीज, एक स्टोन होगा, और ये जो ड्रेपरी है, जो शॉल है, इनके राइट हैंड के नीचे से जाती है बस। और उस टाइम पर दाढ़ी देखो इनकी कितनी कॉम्ड है। सैलून से लोग ऐसी करवा कर आते हैं आज के टाइम में, नहीं बिस्मे? बट एज वी विल सी, रिचुअल प्रैक्टिसेस जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो हम इतने अच्छे से समझ नहीं सके हैं। यानी कि ये वाली लाइन ये कह रहा है अंबर, कि हमें क्या पता रिचुअल प्रैक्टिसेस होते भी थे वहाँ पर कि नहीं होते थे, क्या कोई पंडित वगैरह ऐसा प्रीस्ट कोई होता था पूजा पाठ करवाने के लिए कि नहीं करवाने के लिए। हमें यहाँ पर ना एक स्ट्रक्चर मिल रखा है जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि कुछ ना पिलर्स होंगे, तो उसको हम नाम दे देते हैं कि ये प्रीस्ट की मूर्ति मिली है, और इसलिए हम उसको मंदिर घर का नाम दे देते हैं प्रीस्ट कॉलेज। बस ये लिंक है इसका, और कोई लिंक नहीं है, ठीक है? क्या वो परफॉर्म कुछ करते भी थे, और
जो करते थे क्या वही लोग करते थे जिनके पास पॉलिटिकल पावर थी, और पॉलिटिकल पावर थी किस किस के पास, ये सारे राज जो थे ये राज ही रह गए हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इस ओपिनियन की हैं डैट हड़प्पन सोसाइटी में कोई भी रूलर नहीं हुआ करते थे और हर किसी का एक इक्वल स्टेटस था। दूसरों का यह मानना है कि कोई एक सिंगल रूलर यहाँ पर नहीं था बट बड़े सारे रूलर्स थे। मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर, हड़प्पा का एक और था एंड सो फोर्थ। लेकिन ये सारी बातें अंबर क्या, एक बार बताओ, कोई ठोस तरीके से कोई हिस्टोरियन कह सकता है? ये सब तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें है ना, कॉन्ट्रोवर्शियल भी नहीं कहेंगे, ये सब एक ऐसा चीज़ है ना कि आर्गुमेंटेटिव चीज़ है ना ये, है ना। तो यानी कि कोई भी ईशा एक सिंगल स्टेट का एक ओपिनियन नहीं दे पाता, क्योंकि बात ये भी है अलग अलग जगह पर आर्टिफैक्ट्स की सिमिलरिटी मिली है लेकिन स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी नहीं मिली है। आई रिपीट, घड़े वगैरह, मटके वगैरह, पॉटरी वगैरह, ये सारे 2600 साइट्स में सेम मिले हैं। जो ब्रिक का साइज मिला वो स्टैंडर्डाइज रेशियो का मिला है। लेकिन ईशा सवाल हमारे सामने ठकुराइन ये है कि फिर ग्रेट बात है जैसा स्ट्रक्चर हर जगह क्यों नहीं मिला? जितना महान सिटाडेल, जितना महान इंफ्रास्ट्रक्चर मोहनजोदारो में, इतना बाकी जगह पर क्यों नहीं है? जितनी चीज़ें हड़प्पा में उतनी फिर वो उधर दूसरी जगहों पे क्यों नहीं है? जो साइन बोर्ड जिसको हम कह रहे हैं अंबर धोलावीरा का 10 लेटर का साइन बोर्ड, वो फिर ऐसा साइन बोर्ड दूसरी जगह पर क्यों नहीं है? यानी कि बहुत हेरा फेरी है इस चीज को समझने के ऊपर, है ना अंबर। लेकिन एक चीज क्लियर है कि हड़प्पन्स वहीं सेटल होते होंगे जब उनके पास रॉ मटेरियल्स के सोर्सेस आसपास उपलब्ध हो। तो ये कहा जा सकता है एंड में, हो सकता है कि सारी की सारी कम्युनिटीज जो उस टाइम पर रह रही थी वो सब लोग मिलकर कलेक्टिवली इंप्लीमेंट्स वगैरह बनाते होंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे। और शेयर करने वाली बात तो हम जानते भी हैं, जैसे याद है खेतरी माइंस वगैरह, इनके पास कॉपर आता था और साउथ से गोल्ड आता था, याद है वो वाली बात सबको अंबर? विद इन इंडिया भी इनके ट्रेडिंग रिलेशन होते थे और उन रीजन्स के साथ, जैसे आपको पता है ना, राजस्थान की कुछ साइट्स ईशा हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर आती हैं, लेकिन अंबर खेतरी माइन का हिस्सा आईवीसी की कैटेगरी में नहीं आता, ना ही साउथ इंडिया आता है ना। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इस बारे में बात करेंगे ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुआ, वेरियस हिस्टोरियंस की थ्योरीज क्या है इसके पीछे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।